हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं यहाँ पे आपको मैकेनिकल की सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और जब सारी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसके ऊपर MCQs करेंगे अराउंड 100-150 समथिंग। सो बी विथ मी फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मटेरियल कौन सा मटेरियल लें, कौन सा लें, क्योंकि काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, तो उनके अंदर जब भी उनके ऊपर कोई भी टेस्टिंग करते हैं तो उससे पहले हम उसके ऊपर कुछ अजम्पशंस लेते हैं कि उस मटेरियल के अंदर हम क्या क्या अजम्पशंस लिए गए हैं उसके ऊपर टेस्टिंग करते समय। सबसे पहले हम उन अजम्पशंस को जान लेते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस बने हैं। सबसे पहला होगा प्रिज्मेटिक। सो व्हाट इज़ प्रिज्मेटिक? प्रिज्मेटिक का सीधा होता है कि ए बार शुड बी, सीधा लिखा होगा ए बार शुड बी एन प्रिज्मेटिक। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सा भी बार है उस पर फोर्स लगा रहे हैं हम, अगर हम P और उसका एरिया है A, थ्रू आउट इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ है उसके थ्रू आउट उसका एरिया जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब एरिया वेरी नहीं कर सकता, एरिया शुड बी कांस्टेंट थ्रू इट्स लेंथ। यहाँ अगर A है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो A शुड बी कांस्टेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड हमारा होगा होमोजीनियस। सो मटेरियल शुड बी एन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर कोई सा भी मटेरियल है जैसे कि, और उसकी किसी भी डायरेक्शन के अंदर उसकी अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, लाइक इस जगह पे भी ई है, इस जगह पे ई है, इस जगह पे भी ई है, इस जगह पे भी ई है, लाइक कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, आप एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, अगर उस डायरेक्शन के अंदर आप मूव करते हो तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। जैसे हम इधर एक्स में जा रहे हैं तो इसके बाद भी इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि होमोजीनियस मटेरियल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरी डायरेक्शन में गए अपन वाई में और इधर E1 हो गया, E1, तो ये होमोजीनियस मटेरियल नहीं रहा। अभी भी होमोजीनियस है क्योंकि वाई डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, वाई डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, तो इट शुड बी एन होमोजीनियस। थर्ड इज आइसोट्रोपिक। मटेरियल शुड बी एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई सा भी एक मटेरियल है और उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो या इधर हो, सब जगह पे अगर सेम है हर डायरेक्शन में, चारों की जितनी भी डायरेक्शन हैं उसके चारों एक पॉइंट पे सेम है, तो वो एक इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम दूसरा पॉइंट लें, इस जगह पे अगर वो E1 है और इस जगह पे E1 है, इस जगह पे E1 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आइसोट्रोपिक नहीं रहा, अभी भी आइसोट्रोपिक है क्योंकि इस पॉइंट पे तो हर जगह पे सेम है और इस पॉइंट पे भी हर जगह पे सेम है, चारों जितनी भी डायरेक्शन है सब में हर जगह पे सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह आइसोट्रोपिक मटेरियल हो गया। जैसे कि आप इसको देखिए, अभी इसकी होमोजीनियस है नहीं है क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इधर E है और इस डायरेक्शन में E1 है, तो ये होमोजीनियस नहीं रहा। जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर इधर E है और इधर E1 है, तो ये आइसोट्रोपिक नहीं रहा। तो ये दोनों में आपको, आई थिंक आप दोनों को समझ में आ गया कि होमोजीनियस कौन सा होगा और आइसोट्रोपिक कौन सा। इट शुड बी एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। चौथा होता है सेल्फ वेट। जो होता है, जो भी अपन कोई भी मटेरियल उसको अपन स्टिक करते हैं तो उसका जो सेल्फ वेट होता है हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्टेड सेल्फ वेट। उसका जो भी मटेरियल होगा खुद का जो भी वेट होगा हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिफ्थ होता है, इसके अंदर होता है कि जो भी उसके ऊपर लोड लगे होंगे, जितने भी, जैसे कि हम कोई सा भी वो उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे, उसके ऊपर जो भी लोड लगा होगा वो एक स्टैटिक लोड होगा। लोड शुड बी
कि जो भी उसके ऊपर लोड लगा होगा वो एक स्टैटिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो उसके ऊपर जो भी लोड लगा होगा वो टाइम के संग वेरी ना करे। लाइक अगर हमने इधर 5 न्यूटन का लगा दिया तो 5 न्यूटन का ही लगा रहना चाहिए थ्रू आउट इट स्टेप, जितना भी है। हम जितने जब तक भी उसके ऊपर जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं तब तक उसके ऊपर जो लगा दिया हमने फोर्स वो उतना ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये लोड शुड नॉट वेरी। सो आई थिंक आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे हमने कौन कौन से एग्जाम्पन्स लिए हैं इसके अंदर। इसके ऊपर 1-2 बार क्वेश्चंस बने हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पन्स हैं जो लिए गए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ऊपर। वैसे मैं यहाँ पर जितने भी होंगे मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन से कब आए हैं और कौन कौन से काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, कौन कौन से आप छोड़ सकते हो, उससे कोई मतलब ना रहे। तो आई थिंक आपको ये सारे एग्जाम्पन्स है वो समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ है हम जो लेते हैं वो लेते हैं स्ट्रेस की। व्हाट इज स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस और तो इसकी सिंपल सी डिफरेंस होती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे कि कोई सा भी अगर बाल लेते हैं उसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया पी तो इसकी लेंथ चेंज होगी और उसका एरिया भी कम हो जाएगा। ये तो हम सबको पता ही है। पी हो गया, पी हो गया। तो इसके ऊपर जितना भी ये फोर्स लग रहा है इसके कारण से इसके अंदर, क्योंकि हम जैसे कि ये मटेरियल है इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ से खींच रहे हैं उसको, फिर ये टूट नहीं रहा है क्योंकि इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप हो गया है। ये इसको तोड़ने से बचा रहा है, इसको तोड़ने नहीं दे रहा है, तो उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। वो जो फोर्स है उसका पर यूनिट एरिया अगर हम करते हैं तो वो स्ट्रेस हो जाएगा। जिसकी एरिया कि मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये टूट नहीं पा रहा है, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। तो स्ट्रेस होता है वो सिग्मा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसकी जो वो यूनिट भी देख लेते हैं हम साथ में। यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको हम पास्कल, क्योंकि एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा और फोर्स होगा वो न्यूटन के अंदर होगा। अगर हम एरिया को मिलीमीटर में लिखें तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और इसको फिर हम मेगा पास्कल बोल देते हैं। तो आई थिंक आपको ये स्ट्रेस समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है। अब देख लेते हैं हम स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके संग ही उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो ये होता ही ये मैक्सिमम जो भी मटेरियल्स होते हैं उनकी लेंथ चेंज होती ही है अगर हम कोई सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो। जिसकी इसकी लेंथ अभी एल है, उस टाइम बाद जैसे ही हम इसे फोर्स लगाएंगे इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, हम खींच रहे हैं तो लेंथ कम तो होगी नहीं, ऑब्वियसली बढ़ेगी, एल नॉट हो गई। तो हम स्ट्रेन को स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ एल नॉट माइनस एल ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको हम डेल्टा एल अपन एल भी लिख देते हैं। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है क्योंकि आप देख रहे हो जिसके ऊपर भी मीटर है तो नीचे भी मीटर, ऊपर भी मिलीमीटर नीचे मिलीमीटर है, तो आपस में कट जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये डायमेंशन लेस हो गया। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन। अब आपने कई बार टर्म्स सुने होंगे, ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। चलिए हम इनको डीपली कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी आपने ये यहाँ पे स्ट्रेस पढ़ा है, तो इसी को हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस भी बोल देते हैं, और ये जो स्ट्रेन पढ़ा है इसको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी बोल देते हैं। ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस होता है अगर कोई सा भी अगर हम बॉडी लिया, कोई सा मटेरियल लिया, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया P और उसका एरिया अगर A है और कुछ टाइम बाद उसका एरिया कम हो जाएगा क्योंकि टेंसाइल सपोर्ट लग रहा है, खींच रहा है उसको, तो फिर ये तो हम फील भी कर सकते हैं। अगर ए नोट हो गया तो इस टाइम पर अगर हम कोई सा भी स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस निकाला तो अपन लेंगे लोड अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा लें, अगर एरिया हम ये जैसे कि ये सबसे पहला था, फिर हमने खींचते गए काफ़ी टाइम बाद ए नोट हो गया एक पॉइंट पे। तो अगर हम इस इंस्टेंट पे स्ट्रेस निकालें और इस इंस्टेंट पे स्ट्रेस निकालते समय हम उसी इंस्टेंट का एरिया ले लें, जैसे कि ये ए नोट है, यही अगर हम यहाँ पर ले लें तो इससे जो स्ट्रेस आएगा
वो ट्रू स्ट्रेस होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे हमने स्ट्रेस निकाल दिया है, उसी जगह पे हमने ओरिजिनल एरिया ने नहीं लेकर के उसी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है, उसी पॉइंट पे जो एरिया है हमने वो ही कवर किया, वही लिया है इसके अंदर। तो इस कारण से जो भी स्ट्रेस आएगा वो ट्रू स्ट्रेस होगा। और इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस है वो तो हमने सेम जो ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था कि अगर कोई सा भी है वो उसका अगर एरिया ए है और लोड पी लग रहा है, हमें इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि बाद में उसका एरिया कितना हो गया फोर्स लगाने के बाद, हाँ कम हुआ ज़्यादा, वो कोई मतलब नहीं इसको। इसको सीधा है कि अगर पी, अगर तुम्हें स्ट्रेस निकालने का बोल दे इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा इक्वल्स टू पी अपॉन एरिया, और एरिया हम ले लेंगे ओरिजिनल वाला जो भी ओरिजिनल में सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ था। ये हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब कौन सा ट्रू स्ट्रेस होता है, कौन सा इंजीनियरिंग स्ट्रेस होता है। चलिए हम ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी देख लेते हैं। जिसकी कोई सी भी अगर मटेरियल लेते हैं, उस पर हमने रोड लगाया पी, उसे कुछ टाइम बाद उसकी लेंथ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हम इस पर टेंसाइल पर खींचने वाला लगा रहे हैं, और ये इसकी लेंथ थी एल, और बाद में क्या हो गई L1 मान लीजिए। तो इस टाइम पे जो हम इसकी स्ट्रेन निकालेंगे, स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल माइनस एल डिवाइडेड बाई, अब इस जगह पे अगर हम ओरिजिनल लेंथ ले लेते हैं उसकी जो सबसे पहले दी हुई थी, तो वो तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो जाएगा। पर अगर हम उसी इंस्टेंट पे निकालें, उसी इंस्टेंट की अगर हम लेंथ ले लेते हैं L1, ये तो उसी इंस्टेंट की अगर हम ले लेते हैं, तो इससे जो स्ट्रेन आएगा वो ट्रू स्ट्रेन होगा। मतलब है उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट कितना स्ट्रेन है हम वो बता सकते हैं, तो इसको ही हम ट्रू स्ट्रेन बोल देते हैं। और इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो जो हमने पहले निकाला था वही है सिंपल सा, कि अगर इसकी लेंथ L है तो बाद में L1 हो गई, तो इससे जो अपन स्ट्रेन आया L1 माइनस एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, उसको कोई मतलब नहीं है बाद में कम हुआ ज़्यादा हुआ क्या हुआ, ये सीधा का सीधा ये हो गया। तो इसको हम बोल देते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सो गाइस मैक्सिमम टाइम पे जैसे कि ये ट्रू स्ट्रेन है, ट्रू स्ट्रेन हमें प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन प्रोडक्शन में ही बने, प्रोडक्शन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। और ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन तो पूछता रहता है, अगर हमसे सीधा पूछे कि वो फाइंड आउट द स्ट्रेन, फाइंड आउट द स्ट्रेस, तो हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन ही निकालेंगे। इसके अलावा अगर हमें डायरेक्टली सीधा वो कहे कि नहीं तुम्हें तो ट्रू स्ट्रेस ही निकालना है, तुम्हें ट्रू स्ट्रेन ही निकालना है, तभी हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन निकाल के देंगे, अदरवाइज हम हमेशा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन ही निकाल के देंगे। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, अब आगे चलते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं हुक्स लॉ, कि हुक्स लॉ कहता क्या है। हुक्स लॉ की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। हम सीधा सा कह सकते हैं इसकी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल नॉट। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो होता है ई सेल। तो ये जो होता है ये होता है हमारा यंग्स मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि दोनों से ही उसने काफ़ी बार दे दिया कि कभी यंग मॉडुलस बोल देगा, कभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सीधा सा इसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये हम अभी से स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो कर्व होगा उसके हम देखेंगे कि कौन सा कैसे वेरी करता है, वो मतलब इसको सही ढंग से समझेंगे।
स्ट्रेस वर्सेस, जैसे कि आपने कभी बार सुना होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, तो एक्चुअल में किस में बना हुआ है। तो जैसे कि हमने सिंपल दे दिया स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, तो इसका मतलब ये होगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में बना हुआ कर्व है। जब तक वो स्पेसिफिकली ना बोले ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, जब तक कि ये हमेशा हमारे इंजीनियरिंग ही चलेगा। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा और यहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगा। अब इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस बने हैं, इस पर कोई भी पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये पॉइंट क्या है, इसका नाम क्या है, सीधा का सीधा इतना इतना, मतलब सिंपल से इस पर सिर्फ MCQs बने। न्यूमेरिकल भी एक दो बार बने, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी के अंदर बनते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट A है, B है, C, D, E, F। अब देख लीजिए, हम पॉइंट्स को बारी बारी देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या कर। ये होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट होता है जहाँ तक कि हुक्स लॉ वैलिड होता है, क्योंकि हमने हुक्स लॉ क्या पढ़ा था हमने, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल रहेंगे। प्रोपोर्शनल मतलब क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी की सीधी होगी, उसका जो स्लोप होगा वो हमारा ये होगा यंग्स मॉडुलस। तो ये देखिए यहाँ तक कि ये स्ट्रेट लाइन मानी जाती है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड करता है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही हुक्स लॉ जो होता है वैलिड होता है। इसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ तक ये लाइन स्ट्रेट होती है, उसके बाद थोड़ा सा कर्व आता है, इसमें थोड़ा सा बहुत कम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने स्ट्रेट बना दिया है। इसके बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कर्व जाता है, और आगे हम देख लेते हैं। जिसकी B होता है वो होता है इलास्टिसिटी लिमिट। C अपर यील्ड पॉइंट, इलास्टिसिटी लिमिट होती है कि अगर कोई सी भी अगर हम मटेरियल है, अगर उसको हम खींचें, हमें सबको पता है वैसे तो इलास्टिक कहते हैं, पर तभी में डिपेंड करता है। इसकी कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचते हो तो वापस से छोड़ते हो, तो वापस से अपनी शेप जो होती है वो वापस से रिगेन कर लेती है। वो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि आप खींचोगे वापस अपनी शेप रिगेन करेगा। अनटिल आप उसको बहुत ज़्यादा खींचोगे, जब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खींच दिया फिर वो आ ही नहीं सकती वापस, जैसे आप शेप में छोड़ोगे वो वैसे की वैसे ही रह जाती है। इसका मतलब कि उसने वो लूज़ कर दिया है। इसका मतलब सीधा सा होता है कि वो जब तक आप खींचोगे यहाँ तक B तक, उसके अगर नीचे ही रह गया तो वो वापस से अपनी शेप रिगेन कर लेगा, यहाँ पर आ जाएगा। वापस से खींचा वापस से, पर आपने इससे ज़्यादा खींच दिया तो फिर वो अपनी वापस शेप रिगेन नहीं कर सकता, जिसकी यहाँ भी देखेंगे D और E के अंदर। तो आई थिंक आपको ये इलास्टिसिटी लिमिट समझ में आ गया होगा कि जहाँ तक ऐसी लिमिट, जहाँ तक आप किसी भी मटेरियल को खींचो उसके बाद आप इससे वो छोड़ो, उससे उसके इसकी फोर्स लगा के खींचा, तो उसके बाद से आपने जैसे ही फोर्स हटाया तो वो जो भी अपनी शेप है वो वापस से रीगेन कर ली उसने, जो भी पहले की शेप थी वो की वही वापस से आ गई, उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उसको हम प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे, वो लिमिट जहाँ तक आप उसे खींच सकते हो। इससे ज़्यादा खींचा तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ जाएगी थोड़ी बहुत, मतलब वो यही है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी रह जाएगा, वो पूरी की पूरी अपने आप को शेप को रीगेन नहीं कर सकता। C होता है अपर यील्ड पॉइंट, D होता है लोअर यील्ड पॉइंट। ये नाम याद रख लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। D होता है प्लास्टिक रीजन। EF होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। F होता है अल्टीमेट पॉइंट। और G फ्रैक्चर। तो इलास्टिक लिमिट समझ लिया था, अपर यील्ड और लोअर यील्ड के आप सिर्फ इसके जो नाम है वो याद रख लीजिए। और प्लास्टिक जो रीज़न है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हमें स्ट्रेस है वो अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तभी देखिए आप स्ट्रेन बढ़े जा रहा है। तो प्लास्टिक रीजन ऐसा है कि उसके बाद उसकी इलास्टिसिटी में ख़त्म हो गई है, उसको कोई मतलब ही नहीं है।
इतना सिंपल है कि मतलब आपने अगर उसको खींचा, इसकी स्प्रिंग का वो लिया था आपने एग्जांपल, अगर आपको बहुत ज़्यादा खींच दोगे तो फिर वैसे के वैसे ही रह जाएगा, उसको वो वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कि उसने अपनी इलास्टिसिटी खो दी और वो प्लास्टिक रीजन में आ चुका है। जिसके यहाँ से अगर हम यहाँ तक खींचें तो वापस आ जाएगा, यहाँ तक खींचे वापस आ जाएगा, यहाँ तक खींचे बी तक खींचा तो वापस आ जाएगा। पर आपने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया सी डी तक, तो वापस तो आएगा, थोड़ी बहुत तो शेप रिगेन करेगा, पर इतनी जो है ये रह जाएगी उसके पास, मतलब इतनी उसके अंदर ही रह जाएगी, डिफॉर्म हो गया है इतना, इतना वो वापस से शेप रिगेन नहीं कर सकता। ये सब में होगा। स्ट्रेन हार्डनिंग एक मटेरियल साइंस का टॉपिक है और इसको हम वहाँ पर ही बहुत ही डीपली कवर करेंगे कि कैसा है। इसका एक अलग से ही टॉपिक है उस जगह पे कि कितना होता है, इसको काफ़ी टाइम चाहिए समझाने के लिए, काफ़ी अच्छा है। अल्टीमेट पॉइंट हमें पता ही है, और फ्रैक्चर जहाँ पे टूट जाएगा, मतलब वो ख़त्म ही हो गया, आप इसलिए उसको इतना ज़्यादा खींचा कि वो टूट ही गया। अल्टीमेट पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से नेकिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर कोई सा मटेरियल लीजिए, हमने इस पर लोड लगाया, इसके बाद अगर हम अल्टीमेट पॉइंट पे पहुँच गए, लोड लगाते समय फिर उसके टूटना स्टार्ट हो जाएगा। टूटना कैसे? ऐसे, वो बीच में से उसमें नेकिंग, यहाँ से उसका एरिया बहुत एक जगह से बहुत कम होने लग जाएगा और यहाँ से ही वो टूटेगा। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होने लगता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अल्टीमेट पॉइंट और ये सारे के सारे पॉइंट वापिस से बता देता हूँ मैं। ये होते हैं, ए होता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी होता है इलास्टिक लिमिट, सी होता है अपर यील्ड पॉइंट, डी होता है लोअर यील्ड पॉइंट, ई होता है, डी होता है प्लास्टिक रीजन, ई और एफ होता है स्ट्रेन हार्डनिंग, एफ होता है अल्टीमेट पॉइंट और जी होता है फ्रैक्चर पॉइंट। कि इसके बाद तो मटेरियल टूट ही जाएगा, टूट गया, इसके बाद तो टूट ही जाएगा, टूट ही गया। सो आई थिंक आपको ये सारे के सारे समझ में आ गए होंगे कि कैसे हैं। चलिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल के, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं, पर हम तो मैकेनिकल के हिसाब से ही पढ़ेंगे कि मैकेनिकल कौन कौन सी होती है। इलेक्ट्रिकल की भी अलग से बहुत आएंगी होंगी कि उसकी कंडक्शन कैसा है, किस टाइप से है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सीधा सा होता है कि अगर कोई सा मटेरियल है वो अगर काफ़ी ज़्यादा खींच सकता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब वो एक्सटेंस हो सकता है, अगर उसको आप खींचें और काफ़ी मटेरियल होंगे वो कम हो पाएंगे। तो अगर वो बहुत ज़्यादा खींच सकता है तो हम ये कहेंगे कि उसकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा खींच सकता है। इसकी स्प्रिंग की डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी है, आप उसको खींचोगे वापस आ जाएगा, खींचोगे थोड़ा और ज़्यादा खींचोगे फिर भी वापस आ जाएगा। इसकी रबड़ है, रबड़ को आपने खींचा वापस आ जाएगा, और ज़्यादा खींचा फिर भी वापस आ जाएगा, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी जो है वो उसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया डक्टिलिटी। ये कम ज़्यादा होती है, ये ऐसा नहीं होता कि ये डक्टिलिटी और ऐसे, इसकी ऐसे ही डिफ़ाइन किया गया है इसे कि जो जिसको हम अगर खींचें तो वो काफ़ी ज़्यादा खींच जाए, काफ़ी ज़्यादा ही खींच जाए तो फिर हम उसको डक्टिलिटी कह देते हैं। वो आपको नेक्स्ट टाइम पर भी समझ में आएगा, ये ब्रिटल में पढ़ा देंगे। दूसरी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस होता है कि इसके अंदर कम डक्टिलिटी होती है। और कम डक्टिलिटी का मतलब कितना हुआ कि मतलब जो थोड़ा सा ही खींच पाए, उससे ज़्यादा अगर आप खींचोगे तो टूट जाएगा। और डक्टिलिटी होती है कि उसको टूटने से पहले बहुत ज़्यादा खींच सकता हूँ, जिसकी माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खींच सकता है टूटने से पहले। पर कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है क्योंकि वो टूटने से पहले काफ़ी कम खींचता है, उसके बाद वो फ्रैक्चर हो जाएगा उसके अंदर सीधा का सीधे। तो हमने कहा कम खींचना ज़्यादा खींचना वो तो ठीक है, पर कितना कम कितना ज़्यादा ये भी तो आप बताइए। तो इसका एक सिंपल सा होता है कि हमने फिर स्ट्रेन से इसको डिफाइन किया कि अगर जो स्ट्रेन है वो ग्रेटर देन 5% अगर हुआ तो वो डक्टाइल मटेरियल होगा। और स्ट्रेन होता क्या है? डेल्टा एल अपॉन एल, जितनी लेंथ खींची डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये कौन सा है, ट्रू स्ट्रेन है या इंजीनियरिंग स्ट्रेन है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ स्ट्रेन कहा। इसका मतलब है इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ये ध्यान रखिएगा। जब तक वो स्पेसिफाई ना कर दे कि नहीं ये तो ट्रू स्ट्रेन है, तब तक वो आप सिर्फ इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेन ही मानेंगे। और ये हमेशा परसेंट में निकलता है। जैसे कि अगर 0.02 mm उसकी चेंज में लेंथ में चेंज आया और उसकी लेंथ थी 1, तो ये आया तो 0.02, पर हम इसको क्या बोलेंगे 2%। ऐसे अगर ये 2% है, अगर तो ये आपको समझ में आएगा कि 5% कैसे है। तो अगर उसका 5% से ज़्यादा है स्ट्रेन तो हम उसको डक्टाइल मटेरियल बोल देंगे। और अगर स्ट्रेन जो है वो 5% से कम है तो वो
ब्रिटलनेस हो जाएगा। तो इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस बन चुके हैं कि वो सीधा सीधा बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रिटल मटेरियल, वो बोल देगा 2%, 6%, 8%, 10%, कौन सा है, तो ब्रिटल है तो ये 2% हो गया। ब्रिटल मटेरियल इतना सिंपल सा है, पर जब तक आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा आप इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इस पर क्वेश्चंस बने हैं 2-3 बार, इसलिए मैं आपको ये सही ढंग से बता रहा हूँ। तीसरा होगा मेलेबिलिटी। तो व्हाट इज़ मलेबिलिटी? मलेबिलिटी सीधा सा होता है कि अगर कोई सा मटेरियल है उसको आप ठोक पीट के आप अगर उसको सीधे सही कर दो, लाइक अगर कोई सी भी शीट है, इतनी बड़ी शीट है ये ऐसी, उसको आप ठोक के कितना आप उसको पतला कर सकते हो, वो उसकी प्रॉपर्टी हो गया मलेबिलिटी। जैसे कि ये डक्टिलिटी होती है कि मतलब इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती कि आप 10 से अगर आपने 5 कर दिया तो वो मलेबल हो गया, नहीं नहीं नहीं। मलेबिलिटी होती समय है क्योंकि आप जिस पे फोर्स लगाओगे और डिफॉर्म तो होगा ही होगा, उसकी शेप तो चेंज होगी ही होगी, पर कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है। जैसे कि आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की इतनी मोटी शीट भी आती है और इतनी पतली भी आती है, क्यों? क्योंकि हम उसको और मार मार के और पतला कर देते हैं। जैसे कि ये इतने पतले तक आता है एल्यूमिनियम का, हमने भी काफ़ी बार यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। तो उसकी मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी काफ़ी अच्छी होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेलेबिलिटी कौन सी। कास्ट आयरन को अगर आप ज़्यादा जोर से ठोकोगे तो टूट जाएगा। कांच है, कांच का तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप उसको ठोक के देखिए और टूट जाएगा पट्टी से नहीं। पर आप जैसे कि कोई सा और लोहा है, कोई सा भी ले लीजिए आप, मैं जिसकी मान स्टील है, मान स्टील को आप ठोकोगे तो अच्छा खासा वो पिचकता जाएगा। तो वही है कि जो अगर इतना बड़ा है और अपन ठोक के और इतना पतला कर दिया तो अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो गई इस टाइप से इसका। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फोर्थ लेते हैं इलास्टिसिटी। सीधा होता है कि ये इसकी इलास्टिसिटी के मतलब जो भी हम फोर्स लगाएं उसके बाद हम फोर्स हटाएं तो उसके बाद वो कितने अच्छे ढंग से अपने शेप को रिगेन कर पा रहा है। जैसे कि स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग को अगर आप खींचोगे तो वापस आ जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से अपने शेप को रिगेन कर लेता है। माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील को अगर खींचोगे छोड़ोगे वापस से आ जाएगा। ये कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन को भी खींचा तो भी वापस से आ गया, आ जाता है। जब तक कि आप फ्रैक्चर नहीं कर दो, कास्ट आयरन बहुत अच्छा है, वो वापस से आ ही जाएगा, अपनी शेप बहुत अच्छे ढंग से रिगेन कर लेगा। तो वो कौन कितने अच्छे ढंग से शेप रिगेन कर सकता है वो उसकी इलास्टिसिटी बताए कि हाँ ये बहुत अच्छा इलास्टिक है, ये बहुत बेकार है उसकी इलास्टिसिटी और ऐसे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी क्या है। वैसे तो सबको पता ही होता है पर तब भी हमने डिफाइन कर दिया है। अब कुछ एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स भी हम चलो वो भी देख लेते हैं। रेजिलिन, प्रूफ रेजिलिन, सेवंथ हो गया मॉडुलस ऑफ रेजिलिन। मॉडुलस ऑफ रेजिलिन, तो रेजिलिन होता है एनर्जी अब्सॉर्ब बाय ए मटेरियल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। उसकी जो इलास्टिक लिमिट है, जैसे कि आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व देखा था यहाँ पे, तो इलास्टिक लिमिट क्या थी, ये थी। अगर हम इसी को यहाँ पे बनाएं, जो आपने अभी यहाँ पे देखा, इसी को अगर हम यहाँ पर बना लेते हैं, पुरानी बना रहा हूँ, सिर्फ यहाँ तक के बनने बना रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे बी पॉइंट था, सिग्मा एप्सिलॉन, तो एनर्जी अब्सॉर्ब बाय ए मटेरियल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट, मतलब ये इसकी इलास्टिक लिमिट है क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो इसके अंदर अगर वो है मटेरियल, उसके अंदर ही अगर उसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, जिसके हमने इतना स्ट्रेस लगाया, कोई सा मटेरियल हमने लिया, उसके ऊपर हमने रोड लगा दिया, उसके बाद हमने स्ट्रेस देखा तो P/A, और इसके बाद जो इसके अंदर स्ट्रेस आया, अगर उतना ही स्ट्रेस हम यहाँ दे रहे हैं, और तो देखिए यहाँ पे, और इसके अकॉर्डिंग उस पर स्ट्रेन भी आएगा क्योंकि उसकी चेंज भी होगी लेंथ भी, तो इतनी जो एनर्जी है ये रेजिलिन होगी अप टू जो है विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। उससे पहले अगर उसके अंदर वो स्ट्रेस लग रहा है और उसके अंदर अगर वो एनर्जी है, तो वो जितनी भी एनर्जी होगी
वो सब रेजिलियंट होगी। किसी भी अगर मटेरियल में आप फोर्स लगाते हैं तो वो खींचता है तो वो अपने अंदर एनर्जी रखता है, स्टोर करने लगता है। जो जैसे ऐसा मानो जैसे कि उसके ऊपर वर्क हो रहा हो, वो एनर्जी स्टोर करने लगता है। ये वो एनर्जी स्टोर होती है, वो भी स्ट्रेस की फॉर्म में। तो ये रेजिलियंट ये होता है कि एनर्जी ऑफ ए मटेरियल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। और प्रूफ रेजिलियंट होता है एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय मटेरियल अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, मतलब ये मैक्सिमम बता देता है कि आपकी रेंज है ना, रेंज कितनी है वो बता देगा ये सीधा का सीधा। जैसे कि ये जो है रेंज क्या है, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट क्या है, बी। बी मतलब सिग्मा नोट मान लीजिए आप, ये एप्सिलॉन नोट, कि इतनी जो एनर्जी है ये कौन सी हो गई, प्रूफ रेजिलियंट। तो सीधा सा आप ये इसको एक एग्जांपल के तौर पर मानिए आप, तो जैसे कि आपके पास 100 रुपये हैं और आपको कुछ सामान खरीदना है, तो आपकी लिमिट कितनी है, 100 रुपये तक की, कि आप 100 रुपये तक का सामान खरीद सकते हो। इससे ज़्यादा का आप नहीं खरीद सकते। ऐसे ही मानिए आप, उससे ज़्यादा का आप नहीं खरीद सकते। पर आपको खरीदना है कुछ भी, जैसे कि चीनी खरीदनी है 40 रुपये किलो, तो आप 40 रुपये ही खर्च करोगे ना। उसी हिसाब से रेजिलिन क्या हो गया, 40 रुपये, कि आपकी लिमिट तो है इतनी इतनी ही है, पर आपको जितना फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से जो आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो वो इतना ही है। जैसे कि आपके पास है तो 100 रुपये, पर चीनी 1 किलो कितने की आ रही है, सिर्फ 40 रुपये की आ रही है, तो हम 40 ही खर्च करेंगे। ऐसा तो है नहीं 100 रुपये दे देंगे उसको। तो ये, और अगर 110 की आती तो हम कुछ नहीं, हम ख़त्म थे। तो वो प्रूफ रेजिन के अंदर नहीं आता। और जो एनर्जी होती है इसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन ई यंग मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। सिग्मा स्क्वायर 2E डिवाइड बाई 2E इंटू वॉल्यूम, ये उसकी स्ट्रेन एनर्जी होती है। इसका आप रेजिलियंट भी बोल सकते हैं। अब आता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस सिंपल सा होता है कि जो भी एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसकी आप नेक्स्ट से देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इसका सीधा सा होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी। और ये कितनी थी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई हमने वॉल्यूम कर दिया, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो बचा कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। अब देखिए ये एरिया वॉल्यूम लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई सा मटेरियल है तो उसकी हर एक पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि उसको कोई मतलब ही नहीं है लेंथ चेंज करने से या कुछ भी चेंज करने से, क्योंकि हमने वॉल्यूम से जो डिवाइड कर दिया उससे। तो इस कारण से क्या होता है कि इसको प्रॉपर्टी बोल दिया जाता है। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, बिकॉज इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हर पॉइंट पे उसको कोई मतलब ही ना हो, इस पॉइंट पे भी उतनी रहेगी, इस पॉइंट पे भी उतनी रहेगी, इस पॉइंट पे भी उतनी रहेगी, इस पे भी उतनी, 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 सब पे सेम रहेगी। तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोल देते हैं। और जैसे कि रेजिलियंट था, रेजिलियंट क्या वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इतना ही लें इसको तो इसमें कम आएगा, इतना लें तो इसके अंदर ज़्यादा आएगा, अगर हम इतना ले लें तो इसके अंदर ज़्यादा आएगा, और हम और ज़्यादा ले लें तो उसके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आएगी। पर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि लेंथ और एरिया या वॉल्यूम का टर्म इसमें आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बोल दिया गया है। और इसी जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सीधा उसमें पूछ लेगा तुमसे, सीधा क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल देगा, रेजिलियंट, प्रूफ रेजिलियंट, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंट, नन ऑफ दिस। तो हमारा सीधा आंसर होगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंट, क्योंकि यही एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं कर रही। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हम कुछ एक और रह गई हमारी प्रॉपर्टी, टफनेस। टफनेस भी जैसे कि प्रूफ रेजिलियंट है वैसा ही है। टफनेस होता है एनर्जी अब्जॉर्ब बाय ए मटेरियल अप टू इट्स फ्रैक्चर, कि जहाँ तक वो फ्रैक्चर हो सकता है वहाँ तक वो एनर्जी, कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ तक वो फ्रैक्चर हो सकता था,
इतनी एनर्जी, तो इतनी एनर्जी जो है, इतनी सारी एनर्जी जो है, जब आप उसको इतनी सारी एनर्जी दोगे तब जाके वो फ्रैक्चर होगा। इस चीज़ को टफनेस बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड टफनेस। तो इस चीज़ पे एक बार न्यूमेरिकल आया था गेट के अंदर ही, कि उसने ये तो ये यहाँ पर तो ट्रेंगल दे दिए थे ऐसे, और बोला था कि व्हाट इज़ टफनेस। तो कुछ नहीं, हमें उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व निकालना था, सिग्मा नोट और एप्सिलॉन नोट से लेकर के, जो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे दिए थे उसने। तो ये ट्रायंगल बना, कहीं पे रेक्टेंगल बना, उस सबका एरिया निकाला और बोल दिया लो दिस इज टफनेस। सो एनर्जी अब्जॉर्ब बाय ये मटेरियल अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टफनेस। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ कर्व्स होते हैं, हम वो कर्व्स देख लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कर्व दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये किस चीज़ का कर्व। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। सबसे पहला मार्क सीधा, तो ये देखिए, ये हमें देखकर ही पता लग रहा है कि ये इलास्टिक मटेरियल है, क्योंकि ये देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का जो है वो प्रोपोर्शनल चल रहा है आपस में। देखिए आप स्ट्रेट लाइन है, हमने और में पता था कि मैं हुक्स लॉ वैलिड कर रहा हूँ, वैलिड हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम स्ट्रेस बढ़ा भी नहीं रहे हैं, तभी ये स्ट्रेन है जो ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला जो रीज़न था, ये वाला जो रीज़न था, ये इसमें हमने ऐसे ही देखा था, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस हम बढ़ा नहीं रहे थे तब भी स्ट्रेन बढ़ ही जा रहा था। तो इसको देख कर हम बता सकते हैं कि क्या है, ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। अब ये आया, इस पर देखिए आप स्ट्रेट जा रहा है कि हम स्ट्रेस बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी इसके ऊपर कोई स्ट्रेन आ ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो जहाँ तक ये पढ़ा था वहाँ तक ये था कि अगर आप कोई से भी फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म तो करेगा ही करेगा, पर इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा है। इसका सिंपल सा होता है, जैसे कि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा काफ़ी बार, आई थिंक आपने मैकेनिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा, जैसे कि कोई सा भी अगर हम लेते हैं ब्लॉक, ऐसे पढ़ा होगा आपने, एम मास का है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है एफ, अब ये चल रहा है, इसकी एक्सेलेरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, कौन कौन से नॉर्मल लग रहे हैं, वो तो सब ठीक है, वो वगैरह वो सब चीज़ें। पर इस जगह पे आप सारे क्वेश्चंस उठा के देखना, हर जगह पे वो एक वर्ड ज़रूर लिखेगा, रिजिड। अभी आपको ये बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बहुत पावरफुल वर्ड है। ये अपने संग गारंटी लेके आता है सीधा का सीधा, कि भाई इस पर कुछ भी कर लो तुम, कितना भी फोर्स लगा लो, कुछ भी कर लो, हाथी बिठा दो, कुछ भी कर लो, ये शेप चेंज नहीं कर सकता किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी कंडीशन में ये शेप चेंज नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए, ये अपने संग गारंटी लेके आता है कि रिजिड है तो शेप विल नॉट चेंज। कुछ भी हो जाए शेप चेंज नहीं होगी यहाँ पे, इसलिए तो हम, हाँ, और ये थ्योरी ऑफ मशीन्स का सबसे इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। जब भी ये मतलब हमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ से इसकी वेलोसिटी ये दे दी है तो इसकी V2 निकालो, हम इसी चीज़ को यूज़ करके इसकी वेलोसिटी और ये निकाल देते हैं। ये बहुत पावरफुल वर्ड है ये रिजिड। तो यहाँ पे हम यही देख रहे होंगे, यहाँ पर ही देखिए कि यहाँ पर जैसे कि ये स्ट्रेन बढ़ नहीं रहा है, स्ट्रेस बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम फोर्स बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, पर भी उसकी शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, परफेक्टली रिजिड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कैसे हुआ और ये रिजिड होता क्या है। जो अपनी शेप चेंज नहीं करे, किसी भी कंडीशन में अपनी शेप चेंज करने की अनुमति नहीं है उसे, कुछ भी हो जाए। अब ये देखिए आप, ये इलास्टिक भी है प्लास्टिक भी है, तो इसको हम इलास्टोप्लास्टिक बोल देते हैं, इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल्स।
और ये नॉन फेरस, फेरस पता है ना क्या होता है, आयरन। नॉन फेरस मटेरियल्स जो होते हैं उनका बनता है। और बोलेंगे सर ये बता दो दिया, पर ये है क्या जी, ये तो बता दो। तो ये सीधे सीधे कर्व है। अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल होगा कोई सा भी तो उसका कर्व ऐसा बनेगा। परफेक्टली प्लास्टिक कोई मटेरियल कर्व होगा तो उसका कर्व ऐसा बनेगा। अगर रिजिड हो गया तो उसका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है वो इस टाइप से बनेगा। और इलास्टो प्लास्टिक के अंदर इलास्टिसिटी भी और प्लास्टिसिटी भी है तो उसका कर्व इस टाइप से बनेगा। सबसे पहले इलास्टिसिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक ये आए यहाँ और भाई साहब अब आ रही इलास्टिसिटी, ऐसा नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये निकाल देना अपने दिमाग से अगर ऐसा कुछ हो तो। सबसे पहले ये आएगा। और ये नॉन फेरस का, जिनके अंदर आयरन और फेरस नहीं होगा, उनका कर्व इस टाइप का बनेगा। सो आई थिंक गाइज आपको ये सब तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे कि मतलब क्या क्या और आगे पढ़ना है, वो आगे हम डिफाइन करेंगे अब कि व्हाट इज स्ट्रेस जो है। अब स्ट्रेस तो हमने समझ तो लिया क्या है, पर स्ट्रेस भी तो काफ़ी टाइप की होती है। नॉर्मल स्ट्रेस होती है, शेयर स्ट्रेस होती है, बेंडिंग स्ट्रेस होती है, टॉर्शनल स्ट्रेस होती है। उन सब में हम डिफरेंस जानेंगे। और हो सके तो मटेरियल के अंदर ये भी देखेंगे कि उसके संग टेम्परेचर के संग उस पर क्या टाइप से चेंजेस आते हैं उसके अंदर, ये मतलब कितनी लेंथ बढ़ेगी, क्या होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स रखेंगे उसके ऊपर, थोड़े बड़े बड़े से न्यूमेरिकल्स, जिससे कि हमें जो कंसेप्ट है वो सही ढंग से प्रॉपर्ली समझ में आते जाएँ कि देखिए हाँ ऐसे ऐसे यूज़ करना है। और जैसे ही हमारी पूरी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगी उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ MCQs भी करेंगे, काफ़ी सारे MCQs करेंगे। और बीच में ऐसे आपको बताता रहूँगा जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अभी आप जान लीजिए, जैसे कि ये इसके ऊपर सीधा एक क्वेश्चन आप पूछ लेगा कि दे देगा, उसमें आपको बोलेगा कि बताओ कौन सा एजम्पशन हमने लिया, कौन सा नहीं लिया है। इसके अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन तो अपन सबको पता होता है, लेकिन ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन वो जब तक आपको ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन ना कहे हमें सब इंजीनियरिंग निकालना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और हुक्स लो वही नहीं पूछता। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं। सीधा बोल देगा बताओ ये इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है, बताओ हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड रहता है, बताओ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या है। सीधा बोल देगा अप टू हुक्स लॉ वैलिड। तो बोलेगा हाँ वो भी सही है, दोनों का ध्यान रखना है, दोनों हैं यहाँ पे। ए पे स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, ये फ्रैक्चर क्या है, फ्रैक्चर पे क्या होता है, टफनेस क्या किसे कहते हैं, तो एनर्जी ऑब्जर्व बाय मटेरियल अप टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट। सीधा ऐसे बोल देगा वो। मॉडल्स ऑफ रेजिलिन, सीधा यहाँ पे बोलेगा आपको कि ये हिसाब से ये तीनों दे देगा। बोलेगा बताओ कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या है, मॉडुलस ऑफ रेजिलिएंस, मैलेबिलिटी बता ही दिया। वैसे ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बस ये याद रखना 5% वाला। इस पर न्यूमेरिकल सीधा बन के ऐसे 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 न्यूमेरिकल दे देगा वो बच्चे वाले, पर जिसको ये पता नहीं ना उसके लिए वही ये क्या हो गया तो पता ही नहीं मेरे को, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद जो हमारे कुछ जो कर्व्स थे उन कर्व पे दे देगा कि भाई ये मटेरियल बताइए अब एक किसका कर्व है। आई होप गाइस आपको ये खुला है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई बेल आइकन को दबाएं, चाहे ना दबाएं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।